नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा नहीं चाहूँगा क्योंकि होली था भाई, और होली के जस्ट बाद मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था। मेरे पास डाटा की कमी थी जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला सवाल देखिए क्या है। 7 शील व्रतों का उल्लेख है। इसका उल्लेख है जैन धर्म में, ठीक है। और बौद्ध धर्म में 10 शील व्रतों का उल्लेख है, ठीक ना। 10 शील व्रतों का उल्लेख किस में है? बौद्ध धर्म में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, और इस समय 2 न्यायालय अस्तित्व में थे, एक धर्मस्थीय और एक कंटक शोधन न्यायालय, ठीक ना। तो ऑप्शन 2, 4 डी में है, करेक्ट हो जाएगा। इस न्यायालय में क्या था? इसमें दीवानी मुकदमों के लिए सुनवाई होती थी दीवानी मुकदमे पे। और कंटक शोधक जो न्यायालय था, इसमें फौजदारी मुकदमा को चलाया जाता था। फौजदारी मतलब मारपीट, और दीवानी मुकदमा मतलब जो पैसा से रिलेटेड घोटाला हो जाता था, उन सब मामलों में लिए 2 न्यायालय था, एक धर्मस्थीय और एक कंटक शोधक। धर्म महामात्र क्या था? ये था मौर्य काल के समय में जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, बड़े अधिकारी, उन्हें कहा जाता था धर्म महामात्र। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। यह उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने। यह बहुत योग्य शासक था भारत का, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। यह 335 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। गंग वंश की राजधानी थी। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तलकाड़, ठीक है। तलकाड़ थी गंग वंश की राजधानी। और देवगिरी यादव वंशों की राजधानी थी देवगिरी। ये जो बनवासी है, बनवासी में कदम राजवंश की राजधानी होती थी, कदम राजवंश। हलेविड क्या था? हलेविड जो था वह हौसल वंश की राजधानी हुआ करता था। हौसल वंश की राजधानी हुआ करता था हलेविड। संगम युगीन साहित्य लिखा गया है। संगम युगीन साहित्य काव्य शैली में लिखा गया है। काव्य शैली का मतलब कविता के तौर पर लिखा गया है। चोल काल के वे लाल होते थे। देखिए, जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें चोल काल में वे लाल कहा जाता था, ठीक ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए भाई और बताइए कि कौन सही है। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से हुआ था। यह बिल्कुल सही है। बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्ब या फिर कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। देखिए भाई, यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, ठीक ना। इसमें बलबन के समय नहीं, यह इल्तुतमिश के समय कहा जाता था। सॉरी, यहाँ पे इल्तुतमिश के समय कहा जाता था। इल्तुतमिश के समय कहा जाता था सेना को हस्म ए कल्ब या फिर कल्ब ए सुल्तानी। तो पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए केवल पहला। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? तो ये कार्य दिया गया था मुहतसिब को, ठीक ना। मुहतसिब नामक अधिकारियों को यह काम दिया जाता था। मीर बख्शी क्या होता था? मीर बख्शी जो था वह था मुगल काल का सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति को कहा जाता था मीर बख्शी। वजीर वित्त मंत्री होता था। वित्त मंत्री होता था वजीर। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? यह हुआ था होलकर और अंग्रेज के बीच। इंदौर का जो शासक होता था, इंदौर का शासक होलकर, उनके बीच और अंग्रेज के बीच में हुआ था मंदसौर की संधि। तूफानी हिंदू उपनाम है। यह उपनाम है स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था शिकागो शहर में, अमेरिका के शिकागो शहर में एक भाषण का आयोजन हो रहा था, उसमें इन्होंने भाग लिया था और उनका यह भाषण बहुत विख्यात हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया, और इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो देखिए, इन्होंने अपने लीग का जो अध्यक्ष बनाया था खुद को बनाया था, यानी एनी बेसेंट खुद अध्यक्ष बनी थी, और तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और ये जो जोसेफ बैप्टिस्टा था, इसे बनाया था सचिव। सचिव के पद पर इसे नियुक्त किया गया था। हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था?
हुल विद्रोह कहिए या फिर इसे संथाल विद्रोह कहिए, ठीक ना, एक ही बात है। और इसका संबंध है झारखंड से। यह विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी में, 1855-56 में हुआ था। और इसका नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने। सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक। बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ था? जो बोअर का युद्ध है वह किस समय हुआ था? 1899 से 1902 ईस्वी में। और ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका में युद्ध हुआ था। और महात्मा गांधी ने इसी समय एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाया था महात्मा गांधी ने, जिसके कारण वो जब भारत लौटे थे तो उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। केसर ए हिंद की उपाधि मिला था महात्मा गांधी को। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? यह केस हुआ था 1910 में। और एक केस क्या था ये समझिए। जो अनुशीलन समिति था, अनुशीलन समिति, यह अनुशीलन समिति के सदस्यों ने शमसूल आलम की हत्या कर दी थी। शमसूल आलम की हत्या कर दी थी। तो अनुशीलन समिति के सदस्यों पर जो केस चला था उसे कहा जाता है हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस, ठीक है। और ये जो अनुशीलन समिति था ये बहुत ही जो उग्र जो कहा जाता है उग्र संगठन था, जिसका नारा था खून का बदला खून, खून का बदला खून इसका नारा था। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता कब दी गई थी या किसने दी थी? तो यह क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा इसे दिया गया था सबसे पहला बार। इस क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। सिपकिला दर्रा जोड़ती है। देखिए सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश में एक सिपकिला दर्रा है, एक रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा है, और एक है बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, तो यह शिमला और तिब्बत को जोड़ता है सिपकिला दर्रा, ठीक है ना। इसका याद रखने का ट्रिक है स रा ब। स से सिपकिला, र से रोहतांग और ब से बड़ा लाचला दर्रा। अब यहाँ पे जान लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। श्रीनगर से गिलगित को कौन जोड़ता है? तो यह जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर से गिलगित को। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। भारत और म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा। कौन दर्रा? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है? म्यांमार में है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ये लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, ये तीनों ट्रांस हिमालय में आता है। देखिए हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा भारत, ये हो गया ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और ये हो गया शिवालिक, ठीक है। 4 भाग में हिमालय बट गया। तो ये जो पीर पंजाल है ये आता है लघु हिमालय में, ठीक है ना। बाकी लद्दाख, काराकोरम और जास्कर ये ट्रांस हिमालय में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो असत्य है, यानी कि भाई गलत है? चमेरा परियोजना रावी नदी पे बिल्कुल सही है। फरक्का परियोजना हुगली नदी पे, ये सही है। फरक्का परियोजना हुगली नदी, ये गलत है। फरक्का परियोजना जो है वो भागीरथी पे है, भागीरथी नदी पे है। भागीरथी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को ही भागीरथी कहा जाता है और उत्तराखंड में भी गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। बाकी तो यही गलत मिलान किया गया है। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पे, टनकपुर परियोजना शारदा नदी, तुलवुल परियोजना झेलम नदी। जोन्हा जलप्रपात किस राज्य में है? जोन्हा जलप्रपात है झारखंड में। किस नदी पे है? तो रारू नदी पे, रारू नदी पे है जोन्हा जलप्रपात। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है। देखिए यहाँ पे समझिए क्या है, ये है हमारा पृथ्वी और ये है विषुवत रेखा, ठीक है। ये है हमारा पृथ्वी और पृथ्वी के बीचों बीच है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है। और यह 0 डिग्री अक्षांश के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। शांत क्षेत्र होता है जिसे कहा जाता है डोल्ड्रम, डोल्ड्रम, या इसे ही कहा जाता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसमें दाब बहुत कम होता है, यानी निम्न दाब होता है, ठीक है।
निम्न दाब क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है ITCZ। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए खैरा वृक्ष के पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। देखिए, बीड़ी बनाने के लिए तेंदु वृक्ष का प्रयोग करते हैं और खैरा वृक्ष का प्रयोग कत्था बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उल्टा लिख दिया है, बीड़ी के लिए तेंदु और खैरा के लिए कत्था होगा। ठीक है। मलबरी, ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो यह रेशम का किस्म है। इसमें एक और किस्म है मूंगा, मूंगा भी रेशम का किस्म है, याद रखिएगा। आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन है? देखिए, सभी में कोयला का ही खनन होता है, लेकिन सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन ए। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? सबसे पहले किया गया था 1976 में और दूसरा बार किया गया था 2000 ईस्वी में। ठीक। 1952 में क्या हुआ था? परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में। कंवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है भाई? तो यह है तेलंगाना में। ठीक ना, ऑप्शन डी। परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? यह नायर जनजाति में पाया जाता है। आप लोग पता करिएगा कि नायर जनजाति किस राज्य का है। पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? यह है गुजरात का एक लोक नृत्य। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ है? तो यह है ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में। ठीक ना, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि ओडिशा में है, वहीं पे है विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना 1960 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में हुआ था। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बाकी मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका, कनाडा और जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, ये सब आप लोग खुद से देखते रहिएगा और ध्यान में रखिएगा। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी? तो देखिए, 52वां संविधान संशोधन जो था 1985 के तहत दल बदल लाया गया था, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया संविधान में और इसे 1/3 पर लागू किया गया था। ठीक ना, लेकिन 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे 2/3 कर दिया गया। ठीक ना, 2/3 कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जान लीजिए थोड़ा सा, 86वां संविधान संशोधन और 61वां में जो मतदान की उम्र 21 वर्ष था उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। लोकपाल का कार्यकाल होता है, तो लोकपाल में एक अध्यक्ष और बाकी सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक ना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष और उम्र अधिकतम 70 वर्ष होता है। तो दोनों में से कोई एक पूरा कर लेगा तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तनख्वाह समिति 2010 का संबंध किससे है? इसका संबंध था चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामलों की जांच करने के लिए तनख्वाह समिति का गठन किया गया था। अपराध और राजनीति के बीच संबंध की जांच के लिए बोहरा कमेटी का गठन किया गया था। बोहरा कमेटी का गठन किया गया था कब? 1993 ईस्वी में। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? देखिए, विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है 332 के तहत और अनुसूचित जातियां और जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 330 के तहत। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष था गुलजारी लाल नंदा। ठीक ना,
और योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये हो जाएंगे प्रथम अध्यक्ष। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान था? तो देखिए, सबसे पहले हमारे संविधान में मात्र 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान था, ठीक ना। तो 7 न्यायाधीश का प्रावधान था, ऑप्शन ए। अब इसके बाद समझ लीजिए कि इसको बढ़ा करके 1956 ईस्वी में कर दिया गया 10 न्यायाधीश प्लस में 1 मुख्य न्यायाधीश। 1960 में इसको कर दिया गया 13, ठीक, 1960 में 13। फिर क्या गया, 1977 में इसे कर दिया गया 17, 1985 में इसे कर दिया गया 25, फिर किया गया 30 और 2019 में फिर इसे कर दिया गया 33 और 33 प्लस में 1 मुख्य न्यायाधीश, तो 33 और 1 34। तो अभी वर्तमान में टोटल यानी कि मुख्य न्यायाधीश मिला करके न्यायाधीश की संख्या अधिकतम 34 हो सकता है, लेकिन जब संविधान बना था तो मूल संविधान में न्यायाधीश की संख्या 7 और 1 मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला देखिए, वित्त आयोग कैसी संस्था है? वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो ये जो वित्त आयोग है यह केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारा के लिए सलाह का भी काम करता है, तो एक सलाहकारी संस्था भी है। यह संवैधानिक है क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है, ठीक ना। वित्त आयोग का वर्णन 280 में है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। वित्त आयोग कैसी संस्था है? सलाहकारी, अर्ध न्यायिक और संवैधानिक। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बताता है और विधानमंडल में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है यह आता है अनुच्छेद 210 के तहत। न्यायालय में प्रयोग होने वाली भाषा अनुच्छेद 348, सभी याद रखिएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो इसका गठन 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर हुआ था। वित्त आयोग और वो भी 11वें वित्त आयोग, ठीक है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता है वह अनुच्छेद 58 में बताया गया है और इसमें व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 35 वर्ष आयु चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा है ये कोई ज़रूरी नहीं है। उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। नीलम संजीव रेड्डी 1977 में ये बने थे, 1977 से 82, ठीक है। तो 4 सबसे पहले आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, ये 1982 से 87, ठीक ना, 82 से 87। उसके बाद आए थे कौन? 1987 से 92 तक वेंकट रमन, 87 से 92 तक वेंकट रमन। और के आर नारायण 1997 से 2002, 1997 से 2002 तक के आर नारायण। 2002 के बाद कौन बने थे ये भी याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम बने थे 2002 से 2007 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो देखिए, हिंदू के अंतर्गत बौद्ध भी आ जाता है, जैन, सिख भी, ठीक ना, ये सब हिंदुओं के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, लेकिन पारसियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे वो भी पहले हिंदू धर्म के थे, जैन धर्म के महावीर भी पहले हिंदू थे और सिखों के भी हिंदू में शामिल किया जाता है, लेकिन पारसियों को नहीं। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य की विभाजन से हुआ है? मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ था। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था, 26वां राज्य। हाल ही में डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने कब औपचारिक रूप से अपना पद त्याग की घोषणा किया है? 14 जनवरी 2024। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू किया है? तो देखिए, जिसमें बीजेपी का सरकार नहीं होगा यानी जिसमें कांग्रेस का सरकार होगा वही शुरू किया होगा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, ठीक ना। तो ये अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, बाकी सभी में बीजेपी की सरकार है। तो हिमाचल प्रदेश ने यह स्कीम शुरू किया है। हाल ही में भारत विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हुआ, यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, तो उपरोक्त दोनों करेक्ट है। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो पुरस्कार है यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है।
कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे मिला है प्रोफेसर बी आर कम्बोज को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट सवाल है भाई, किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन हरियाणा के सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा भाई। तो चलिए भाई लोग, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, अब जो है वो रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।